जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, एसटीटी री एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए अपने चैनल पर शिक्षण कला एवं रीजनिंग का वीडियो प्रत्येक दिन डाल रहे हैं। तो सबसे पहले आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, सबसे पहले आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख लें, अभी तक जो हमने एसटीटी री एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए बनाया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अधिगम अक्षमता। और अधिगम अक्षमता के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना चुका है। तो पहले आप अधिगम अक्षमता के भाग 1 को देख ले। और आज का जो टॉपिक है वो है भाग 2, मतलब कि अधिगम अक्षमता के अंतर्गत में आज हम लोग भाग 2 को पढ़ेंगे। निश्चित रूप से यहाँ पर ये शिक्षण कला का टॉपिक है और शिक्षण कला में इससे सवाल आपको पूछे ही जाएंगे। अगर शिक्षण कला में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन करेगा तो इससे सवाल जरूर रहेगा। तो इसीलिए आप इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, लेकिन निश्चित रूप से व्यवहारिक शब्दों में हम आपको इसमें समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरू। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने अधिगम अक्षमता पर बात किया था, जिसको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। तो सबसे पहले आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप अधिगम अक्षमता के पार्ट 1 के वीडियो को सबसे पहले देख ले, उसके बाद आप पार्ट 2 को वीडियो को देखेंगे। तो आज है हमारा अधिगम अक्षमता से संबंधित पार्ट 2 वीडियो, और पार्ट 2 वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रहा है अधिगम अक्षमता के अंतर्गत में, ये सारे चीज़ों को हम पढ़ा चुके हैं। तो इसके बारे में हमने कल बहुत ही डिटेल्स चर्चा की है इसके पिछले वाले वीडियो में, तो आप सबसे पहले वो वीडियो जाकर देख लें। और आज जो है हमारा दूसरा पार्ट है। चलिए तो दूसरे पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारे सामने ये पॉइंट आता है कि अधिगम अक्षमता के लक्षण के बारे में। अधिगम अक्षमता के लक्षण क्या क्या होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने मतानुसार इस चीज़ को बताया। तो हालाहेन और टर्बन के अनुसार ये लक्षण है बताया, लेकिन मुख्य रूप से जो माना जाता है हालाहेन और टर्बन के अनुसार इसके लक्षण को समझा जाता है। तो अगर आपको अभी तक अधिगम अक्षमता नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा ये समझिए कि व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ रहने के साथ साथ में जब उसमें लर्निंग करते समय किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो उसे हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहेंगे, उसे हम लोग अधिगम अक्षमता कहेंगे। चाहे वह सीखने में समस्या, लिखने में हो, पढ़ने में हो, गणित में हो, बोलने में हो, सभी को हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत में रखेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है अति सक्रियता। लक्षण में सबसे पहला लक्षण ये है अति सक्रियता। अब आपको ना सबसे पहले इस सारे पॉइंट को, क्योंकि ये सभी मनोवैज्ञानिक वर्ड है, तो आपको सामान्य भाषा में समझना होगा। अति सक्रियता का मतलब ये होता है कि ओवर एक्साइटेड हो जाना। अति सक्रियता का मतलब ये हुआ कि आप जो है बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं, ओवर एक्टिव। मतलब कि निश्चित रूप से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति में अगर अति सक्रियता का गुण पाया जाता है, निश्चित रूप से वो अधिगम अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति हो सकते हैं, या अधिगम अक्षमता के लक्षण ये कहे जाते हैं अति सक्रियता। अब जैसे आप सिंपल सी भाषा समझ लीजिए, अति सक्रियता जैसे आप लोग जो है जल्दी जल्दी अगर किसी के सामने बोलते होंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गलती हो जाता होगा, और वो बोलने संबंधी समस्याएं ही तो अधिगम अक्षमता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है। अर्थात किसी व्यक्ति में अगर अति सक्रियता का गुण पाया जाएगा तो समझिए कि वो अधिगम अक्षमता का लक्षण है, लर्निंग डिसेबिलिटीज का लक्षण है। दूसरा हमारे सामने आता है प्रत्यक्षीकरण गतिबद्धता। मतलब कि प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है जो चीज़ आपके सामने दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष रूप से। एक होता है प्रत्यक्ष जो दिखाई देता है, और एक होता है अप्रत्यक्ष जो दिखाई नहीं देता है। तो प्रत्यक्षीकरण गतिबद्धता का मतलब ये हुआ कि आप जिसे देख रहे हैं लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आपका जो स्पीड है उस स्पीड पर आपका कंट्रोल नहीं है, उसे हम लोग प्रत्यक्षीकरण गतिबद्धता कहेंगे। तो हड़बड़ाहट होना, प्रत्यक्षीकरण गतिबद्धता होना, ये सब भी आपको अधिगम अक्षमता के लक्षण है। तो सीधी सीधी आपको बात ये समझना है कि प्रत्यक्षीकरण गतिबद्धता में कि जितना आपका प्रत्यक्ष किसी चीज़ को आप सामने देख रहे हैं तो जितना आपका स्पीड होना चाहिए, जितना गति होना चाहिए, उतना ना हो करके बहुत ज़्यादा हो जाना, मतलब आपको अपने स्पीड पर कंट्रोल ना होना, वही प्रत्यक्षीकरण गतिबद्धता कहलाता है। तो इससे भी अगर किसी व्यक्ति में ये लक्षण है तो समझिए कि वो अधिगम अक्षमता का लक्षण हो सकता है। तीसरा है हमारे सामने सांवेगिक अस्थिरता, मतलब संवेगों की अस्थिरता। संवेग का मतलब होता है इमोशन, अपने इमोशन को आप कंट्रोल ना कर पाना।
इमोशन के बारे में आप जानते होंगे, इमोशन को हम लोग बोलते हैं संवेग। जैसे मान लीजिए क्रोध, भय, डर, प्यार, लव, ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार का क्या होता है, इमोशन होता है। इसको हम लोग संवेग के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इमोशन की जहाँ तक बात करें तो आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल ना हो पाना, मतलब सांवेगिक अस्थिरता का मतलब क्या हो कि आपके ऊपर अपना आपको कंट्रोल ना ही होना, वो होता है हमारा कौन सा, अस्थिरता। स्थिरता का मतलब ये हुआ कि आपको कंट्रोल हो जा रहा है, लेकिन अस्थिरता का मतलब न कंट्रोल होना, ठीक है। तो यहाँ पर सांवेगिक अस्थिरता का मतलब वही हुआ कि आपको अपने आप के संवेग पर एक कंट्रोल नहीं है। तो अगर आपको अपने आप पर एक संवेग का कंट्रोल नहीं है तो हो सकता है आपको अधिगम अक्षमता के लक्षण में आप आ सकते हैं। चौथा हमारे सामने अव्यवस्थित और अवधान। अव्यवस्थित मतलब कुव्यवस्था के साथ हमेशा रहना, मतलब कि हमेशा बेचैनी टाइप का, आपको लगे कि नहीं हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बहुत सारी समस्या है। आपको कभी कभी ऐसा लगता हुआ कि हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, हम ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो होता क्या है कि वो होता है अव्यवस्थित, मतलब आप पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं रह पाते हैं, अवधान कहीं ना कहीं उत्पन्न होता है ना। तो वो हमारा अव्यवस्थित और अवधान के अंतर्गत में आता है, जो कि अधिगम अक्षमता का लक्षण है। नेक्स्ट है हमारे सामने आवेगिकता, अब अर्थात आवेग इति। इसका मतलब ये हुआ कि आप निश्चित रूप से ये पॉइंट और उसके बाद में अगर हम लोग बात करें ये पॉइंट, तो दोनों पॉइंट लगभग सेम ही है। मतलब आवेगिकता का मतलब ये हुआ कि आपका स्पीड कंट्रोल अपने आप में न होना, आवेग जो है वो आपका कंट्रोल में न होना। नेक्स्ट है हमारा चिंतन व स्मृति में अव्यवस्थित। मतलब चिंतन को हम लोग बोलते हैं थिंकिंग, स्मृति को बोलते हैं याद करना, ठीक है, यादाश्त। तो चिंतन और स्मृति में अव्यवस्थित मतलब कि आप सही से सोच भी नहीं पाते हैं और सही से आप याद भी नहीं रख पाते हैं। तो ये दोनों अगर लक्षण आप में है तो हो सकता है कि आप अधिगम अक्षमता का शिकार हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चिंतन का मतलब ये होता है थिंकिंग, स्मृति का मतलब होता है यादाश्त। मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि आप में चिंतन करने की भी जो स्थिति है वो अव्यवस्थित रहता है, मतलब सही से आप चिंतन किसी चीज़ पर नहीं कर पाते हैं और आपको याद भी किसी चीज़ का नहीं रहता है। तो ऐसे वाले सिचुएशन कहीं ना कहीं अधिगम अक्षमता को लक्षण देने का काम करता है। तो यहाँ पर आपको ये बातें समझना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि हीनता की भावना। हीनता का मतलब होता है संयोजित नहीं हो पाना किसी के प्रति, मतलब आप जो है किसी के प्रति एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। हमेशा हीनता की भावना अपने दिमाग में रखना कि वो अच्छा नहीं है, वो ख़राब है, वो बढ़िया नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो इस तरह की भावना जब आप में विकसित होता है मतलब आप हमेशा अविचलित रहेंगे, निश्चित रूप से आप एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे कहीं, हमेशा अविचलित रहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो वो सिचुएशन भी आपके साथ हो सकता है, तो कहीं ना कहीं वो अधिगम अक्षमता का लक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने पढ़ने लिखने तथा गणितीय प्रक्रिया में विकार। अब ये तो निश्चित रूप से ये बात कहा गया है कि पढ़ने में हो, रीडिंग में हो या राइटिंग में हो या मैथमेटिक्स प्रॉब्लम हो, ये सब में विकार ही तो कहलाता है क्या, अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है बोलने और सुनने में विकार। ये भी बात हम आपको बताए हैं, बोलने में, सुनने में, पढ़ने में, लिखने में, गणितीय संबंधी समस्या में, इन सभी में जो विकार है उसी को हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटीज कहेंगे। और उसके बाद में एक और आता है तंत्रिका, तंत्र में दोष। इसके कारण भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का आपको लक्षण हो सकता है। तो ये सब बात जो भी हम आपको लक्षण के बारे में बताए, तो निश्चित रूप से आप एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि कहीं ना कहीं मनुष्य का अपने आप पर जब कंट्रोल नहीं होता है तो वह व्यक्ति कहीं ना कहीं अधिगम अक्षमता का शिकार बनते जाता है। बस ये बात आपको ध्यान में रखना है। और वो किस किस चीज़ पर कंट्रोल ना हो पाना, जैसे आपको अपने आप पर कंट्रोल ना हो पाना, अति सक्रियता मतलब कि ओवर एक्टिव हो जाना, ठीक है, अपने स्पीड को कंट्रोल ना रख पाना, अपने इमोशन को कंट्रोल ना रख पाना, अस्थिर रहना, हमेशा जो है अच्छे से चिंतन नहीं कर पाना, थिंकिंग नहीं कर पाना, यादाश्त आपका कमज़ोर हो, ठीक है। तो इस तरह की प्रवृत्ति जिस मनुष्य में पाया जाता है वो कहीं ना कहीं अधिगम अक्षमता का शिकार हो जाता है। एक नॉर्मल से हम आपको बात बता रहे हैं, जो व्यक्ति ज़्यादा हुलबुलाहट में रहता है, हुलबुलाहट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि वह व्यक्ति अस्थिर रहेगा, हमेशा ऐसा लगेगा कि वह यह भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, हम ये करेंगे। कभी उसको लगा कि हम, अब जैसे मान लीजिए सिचुएशन आपके सामने कभी कभी ये भी आता होगा कि हम ये भी पढ़ेंगे, हमको ये पढ़ना है, हमको वो पढ़ना है, लेकिन आप पढ़ कुछ नहीं पाते हैं।
तो ये एक प्रकार की अस्थिरता होती है और ये अस्थिरता कहीं ना कहीं अधिगम अक्षमता की तरफ लेकर जाता है। अब देखिए कुछ अन्य लक्षण भी है। अन्य लक्षण में क्या क्या है देखिएगा। मेन लक्षण जो है आपको ये वाला है जो हम आपको अभी पढ़ाए हैं, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ अन्य लक्षण भी आपको ध्यान देना है। अन्य लक्षण क्या है देखिएगा। सबसे पहला है बोलने लिखने गणितीय सुनने पढ़ने संबंधी आदि में दोष मतलब विकार। अब इसमें तो हम आपको स्पष्ट रूप से बताए हैं कि ये तो बोलने या लिखने या गणितीय या सुनने या पढ़ने संबंधी का विकार ही हमारा कौन है, अधिगम अक्षमता है। अभी हमने आपको बताया, तो इस पर तो कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसका नेचर ही है वो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बोलचाल की भाषा का देरी से विकास होता है। अगर किसी बच्चों में सामान्य लैंग्वेज का विकास अगर देरी से हो रहा है, लेट से हो रहा है, तो उसमें अधिगम अक्षमता का शिकार हो सकता है वो बच्चा। जैसे मान लीजिए कि बच्चे को 2 साल के अंतर्गत में अगर 2 साल का बच्चा हो जाता है तो हम यह उम्मीद करने लगते हैं कि बच्चा मम्मी पापा चाचा चाची अंकल आंटी बोलने लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी वह बच्चा नहीं बोल पाता है। तो अगर उसमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट अगर लेट से होता है तो समझिए कि वह कहीं ना कहीं आगे चलकर अधिगम अक्षमता का शिकार भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा IQ मतलब सामान्य से ऊपर होना। IQ का मतलब होता है सामान्य से, जैसे आप जानते होंगे IQ को हम लोग हिंदी में बुद्धि लब्धि कहते हैं। तो बुद्धि लब्धि जो है वो हमारा सामान्य से ऊपर होना, मतलब जनरल जो आपका होना चाहिए उससे कहीं ना कहीं वह हाई दिखता है। ये अन्य लक्षण है। अब हाई दिखेगा तो आप में अति सक्रियता ज़्यादा रहेगा, और अति सक्रियता एक लक्षण भी है अधिगम अक्षमता का। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है MR बहरे। MR का मतलब होगा मेंटली रिटार्डेड, ठीक है। बहरे, नेत्रहीन, मुख बाधिर। मुख बाधिर मतलब नहीं बोलने वाला आदि इस श्रेणी में नहीं आते। हमने आपको कल के लेक्चर में ही बताया था कि अधिगम अक्षमता का मतलब ये नहीं होता है कि अगर बच्चे नेत्रहीन हैं, अगर बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं, अगर बच्चे नहीं बोलने वाले हैं तो वो अधिगम अक्षमता का शिकार हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो उसके अंदर में वो एक प्रकार की फिजिकल डिसेबिलिटीज है, उसको हम लोग अधिगम अक्षमता के अंतर्गत में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। कल के लेक्चर में हमने बताया था, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि पहले कल का लेक्चर देख लीजिएगा, तब ये वाला लेक्चर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। विषय वस्तु को समझने में कठिनाई होती है। अब जो भी विषय वस्तु है, जो भी पाठ्य रचना है, उसको समझने में बच्चों को क्या होती है, कठिनाई होती है। तो कहीं ना कहीं वो अधिगम अक्षमता का शिकार भी हो सकते हैं। दिशाओं तथा बाएं दाएं का ज्ञान नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी यह व्यक्ति, यह जो है लक्षण सामान्य है। कभी कभी हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग को दिशा का ज्ञान ही नहीं समझ में आता है कि कहाँ पूरब है, कहाँ पश्चिम है, कहाँ उत्तर है, कहाँ दक्षिण है। तो दिशाओं के ज्ञान में जो कन्फ्यूजन होता है, अगर किसी व्यक्ति में सामान्यतः ये मनुष्य में होते रहता है, लेकिन किसी व्यक्ति में अगर वह ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मतलब अगर 2 किलोमीटर गए और फिर से उसको दिशा ही पता नहीं चल रहा है कि कहाँ उत्तर, किधर दक्षिण, किधर पूरब, किधर पश्चिम, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं अधिगम अक्षमता के लक्षण की तरफ बढ़ाता है। उसके बाद में आता है गति संबंधी विकार। गति संबंधी विकार का मतलब वही हम आपको ऊपर बताया है, स्पीड आपका कंट्रोल में न रह पाना, ज़्यादा बोलना, और ज़्यादा जब व्यक्ति बोलेगा तो निश्चित रूप से अशुद्ध बोलेगा। इसीलिए जो शुद्ध बोलने वाले व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही सामान्य स्पीड से बोलते हैं, सामान्य गति से बोलते हैं, है ना। उसके बाद में स्मरण संबंधी का मतलब ऊपर भी हम आपको बताए हैं क्या, याद करने संबंधी, मतलब आपका याददाश्त कैसा है। अगर आपका याददाश्त कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, मतलब कि भूल ही जाना हमेशा। जैसे हम आपको एक नॉर्मल उदाहरण दे रहे हैं। नॉर्मल उदाहरण क्या कि किसी व्यक्ति में देखिएगा कि अगर वह गेट में, अगर आप अपने घर से निकलते हैं तो गेट में आप मेन गेट में ताला मार देते हैं, और ताला जो है लॉक करने के बाद में कुछ ही दूर जब आप जो है 500 मीटर जब रोड पर आगे बढ़ते हैं तो आपको अचानक से याद आता है कि अरे हम ताला बंद किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। तो फिर वह व्यक्ति वहाँ से रिटर्न होकर आएगा, फिर वो अपने ताला को देखेगा, फिर आकर देखेगा कि हाँ ताला बंद है, तब जो है वो फिर से आगे बढ़ेगा। तो ये एक सामान्य लक्षण है, लेकिन किसी व्यक्ति में ये ज़्यादा होता है कि वो काम को कर देगा, लेकिन उसको अपने आप पर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा कि हाँ हम यह काम कर दिए। अगर दूसरा व्यक्ति कहेगा अरे हम तुम्हारे साथ थे, हम देखे कि तुम ताला बंद किए हो, चलो, तो फिर भी वो नहीं मान सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि नहीं, उसको ऐसा कॉन्फिडेंस उस समय हो जाता है कि नहीं हम मारे ही नहीं है।
हमको देखना तो बनता है, तो वो जाकर देखेगा ही। तो ये सामान्य लक्षण है, बट किसी किसी व्यक्ति में ये ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं ये अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का लक्षण है। स्मरण संबंधी मतलब याद संबंधी प्रॉब्लम होना। उसके बाद में आता है अभिव्यक्ति में कठिनाई। अपने आप को, अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो बातें हैं उसको किसी दूसरे के सामने प्रेजेंट कर देना, वो होता है हमारा अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति में अब अधिगम अक्षमता का एक और लक्षण है कि जो व्यक्ति अधिगम अक्षमता से ग्रसित होने वाला होगा वो अपने आप को किसी दूसरे के सामने प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है, तो ये होता है अभिव्यक्ति में कठिनाई। नेक्स्ट है हमारा अवबोधन में कठिनाई। अवबोधन का मतलब होता है समझ। अवबोधन को हम लोग बोध भी कह सकते हैं, बोध को हम लोग अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग को हम लोग समझ भी कह सकते हैं। तो समझ का है, अंडरस्टैंडिंग का है, बोध का है, अवबोध का है, चारों बात सेम ही है, यह ध्यान रखना है। अवबोध में कठिनाई का मतलब आप सीधा समझिएगा कि बच्चों को कहीं ना कहीं समझने में कठिनाई फील होता है, तो वो हमारा हो गया अवबोध में कठिनाई। उसके बाद में आता है दिशाओं को नहीं समझ पाना। अभी हमने आपको बताया दिशाओं को नहीं समझ पाना, ऊपर ही हम आपको बताएं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा गया, इसको ध्यान दीजिएगा। उत्तर ऊपर होगा, उसके बाद में दक्षिण इधर होगा, पूरब इधर होगा और पश्चिम इधर होगा। ठीक है, पूरब ये गलत लिखा गया थोड़ा सा, इधर पूरब होगा और इधर होगा हमारा पश्चिम। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सब जो भी चीज़ हम आपको बताए हैं ये अधिगम अक्षमता के लक्षण बताए हैं। और आपको निश्चित रूप से अगर कल और आज का वीडियो अगर आप देख लेंगे तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का विस्तृत जानकारी आपको हो जाएगा और यहाँ से सवाल आपके नहीं छूटेंगे। अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।